अब हम फार्मेसी की तरफ आते हैं। तो फार्मेसी के लिए सबसे पहले हम पार्टिकुलर्स पे जाते हैं, जिसमें हम ज़रूरी चीज़ें एंटर करते हैं। जैसे अगर हम स्टॉक सेल कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जिस कंपनी का बना है उसका नाम एंटर करें, ताकि फिर रिपोर्ट में हमारे पास आसानी हो। यह कंपनी का नाम, यह कंपनी का शॉर्ट नाम, जैसे GSK वगैरह इस तरह का शॉर्ट नाम लिखते हैं। एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो लिख लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसका भी तरीका यही है कि अगर इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे चेंजेस करके सेव कर लेते हैं, और डिलीशन के लिए भी यहाँ डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई स्टॉक वगैरह ना हो तो डिलीट हो सकता है। अगर इसमें आइटम्स पड़े हों तो वो डिलीट नहीं हो सकते। इसी तरह सप्लायर वो पार्टीज़ हैं जो हमें स्टॉक दे रहा होता है और जिसके साथ हमारा क्रेडिट डेबिट चल रहा होता है। तो एक कंपनी बजाते खुद कंपनी और सप्लायर दोनों हो सकते हैं। अगर उस से हम डायरेक्टली डील करते हैं और स्टॉक मंगाते हैं और क्रेडिट डेबिट चलाते हैं, तो फिर हम उन्हें दोनों सेक्शंस में इसको लिखना पड़ेगा। सप्लायर के साथ हम खाता चलाते हैं तो मुमकिन है कि हमारा रनिंग कारोबार हो और किसी सप्लायर का हमारे पीछे बकाया भी हो। जैसे AGP है, अगर हमारे पास उनका बकाया हो तो वो भी इंटर करना होता है स्टार्ट में। यहाँ बैलेंस ज़ीरो है। तो इसका तरीका क्या है कि हम फिर अकाउंट्स में जाके सप्लायर लेजर क्लिक करते हैं। यहाँ F1 से सर्च करके नाम दे के इसको डबल क्लिक कर देते हैं। तो चूँकि कंपनी से हमने स्टॉक लिया हुआ होता है तो हमने कुछ रिसीव किया होता है, इस वजह से अगर उनके हमारे पीछे 45,000 रुपये है तो हम इस तरह लिखते हैं। इस तरह बाकी जो कंपनी से वो भी यहाँ लिख के इसको सेव कर देते हैं। तो ये स्टार्टिंग बैलेंस है। स्टार्टिंग बैलेंस डालने के बाद अब यहाँ पे ये बैलेंस शो हो रहा है 45,000। जब इससे हम परचेज़ लेंगे तो वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने इसे कैश में लिया है या क्रेडिट में लिया हुआ है, तो ये खाता चलाएगा उनके साथ। इसके बाद हम स्टॉक आइटम्स की तरफ आते हैं कि हम स्टॉक आइटम और उनके नाम और इनकी कीमतें वगैरह सारा कुछ डाल दें। तो जो आइटम हमने पहले से लिखे हुए होते हैं तो यहाँ इस लिस्ट में नज़र आते हैं। इनको सर्च करना किस तरह होता है, यहाँ पे नाम का पहला हर्फ या कोई भी नाम लिखना शुरू कर दे तो वो सारी चीज़ें जिनमें आगे पीछे ये नाम आता है तो वो यहाँ पे शो होगा। किसी भी आइटम को डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगा और इसमें सारी चीज़ें हम देख सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये कंपनी डिस्काउंट है, रिटेल से काट के ये ट्रेड प्राइस बनता है। अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे है 2%, 3%, तो वो ट्रेड प्राइस से काट के कास्ट प्राइस बनाया जा सकता है। पैक प्राइस सेल ये है कि जो पैक हैं वो हम कितने में सेल कर रहे होते हैं, ये सेल प्राइस है जो इनवॉइस पे मिलेगी। पीसेज इन वन पैक ये इस तरह है कि अगर हम किसी चीज़ को पूरा एक डब्बा लेके फिर इसको खोलते हैं और थोड़ा थोड़ा बेच देते हैं, जैसे पेनाडॉल टैबलेट्स हैं, तो इसको हम पूरा एक डब्बा लेते हैं लेकिन सेल करते हैं स्ट्रिप्स पे या गोलियों पे। तो स्ट्रिप्स पे अगर सेल करते हैं और स्ट्रिप्स से कम में सेल नहीं करते तो एक डब्बे में जितने भी स्ट्रिप्स हैं वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 10 एक पैक में 10 यूनिट्स होते हैं। और अगर कोई चीज़ इस तरह है कि जिस तरह कोई सिरप है जिसे हम परचेज़ और सेल एक तरह से करते हैं कि एक सिरप लेते भी हैं और एक सिरप देते हैं, तो उनके लिए फिर ये पीस इन वन पैक जो है वो 1 होना चाहिए, 1 से कम नहीं होना चाहिए।
किसी भी कंपनी के स्टॉक को देखने के लिए हम यहाँ पे कंपनी का नाम क्लिक करते हैं, उसको लाते हैं तो इस कंपनी का जितना भी स्टॉक है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाता है। इसको यहाँ हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सारे का सारा स्टॉक जो है वो रिपोर्ट की शक्ल में लेके आएगा। स्टॉक के आइटम्स के लिए ज़रूरी है कि हम इनकी सही कीमतें डालें और नाम वगैरह सही डालें। मिनिमम क्वांटिटी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई आइटम, जैसे ये आइटम हम लिखते हैं 10, तो इसका मतलब है कि ये इनकी क्वांटिटी अगर 10 तक पहुंच जाए या 10 से कम हो जाए तो ये मिनिमम क्वांटिटी रिपोर्ट में शामिल हो जाएगा, और अगर 10 से ऊपर है तो ये मिनिमम क्वांटिटी रिपोर्ट में शामिल नहीं होगा। इसी तरह ऑर्डर टू कंपनी, हम कंपनी को ऑर्डर भी दे सकते हैं। स्टॉक रिपोर्टिंग में हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और एक्सपायरी रिपोर्ट में हम एक्सपायरी को मेंशन कर सकते हैं कि एक्सपायरी कितने दिनों की एक्सपायरी अलर्ट हो। जब हम ये लगाते हैं और इसी के अंदर अंदर कोई चीज़ एक्सपायर हो रही हो तो यहाँ ये जो एक्सपायरी का जो आइकन है वो इनेबल हो जाएगा और ये ब्लिंकिंग करेगा। इसके बाद हम स्टॉक परचेज़ करते हैं तो परचेज इनवॉइस में जाके सप्लायर जो है उसके नाम का पहला हर्फ या इसका कोड एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम कोड के खाने में आइटम का कोड भी एंटर कर सकते हैं, और आइटम का नाम जो का पहला हर्फ है वो भी एंटर कर सकते हैं। ये भेज देना लाजमी है, अगर नहीं देना चाहते हैं तो इसको ज़ीरो लिखें। ये इसकी एक डब्बे की रिटेल है, 15% इसकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। क्वांटिटी अगर हम लिखते हैं 40, बोनस अगर कोई एक्स्ट्रा आया हुआ है तो वो लिख लेते हैं, और डिस्काउंट भी लिखते हैं। तो आगे जाने के लिए हम एंटर करते हैं, और वापस आने के लिए हम बैक एरो की इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कोई भी दूसरा आइटम इसमें हम लिख सकते हैं। अगर इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं इस आइटम में तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये ऊपर जाता है, और फिर इसमें हम चेंजेस करते हैं। जैसे 300 हमने लिखा तो इसको हम मसलन ये 30 बना देते हैं। कोई भी चेंजेस हम इसमें करते हैं, करेक्शन वगैरह, तो यहाँ पे हो सकता है। अगर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो ये इस लिस्ट से निकल जाएगा। इसके बाद इसको हम सेव कर देते हैं। इसको हमने अकाउंट्स पे ऑन कैश सेव किया है तो इसका मतलब है कि ये इसके पीछे बकाया नहीं बनाएगा, और अगर हमने ऑन क्रेडिट किया हुआ होता है तो फिर ये इसके पीछे बकाया बनेगा। फिर हम वहाँ पे जाके हम इसको उस पेमेंट भेज देंगे। इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये कार्ड नंबर 4 हमने सेव किया, और अब ये कार्ड नंबर 5 के लिए स्क्रीन साफ़ हो जाता है। अगर हमने कार्ड नंबर 4 में कुछ एडिटिंग करनी है तो ये एडिट करके यहाँ पे 4 नंबर लिख कर एंटर करें तो ये दोबारा एडिट के लिए खुल जाता है। इसी तरह ये जो हमने परचेज डाली हुई है इसको हम परचेज व्यू में देख सकते हैं। जैसे ये कार्ड नंबर 4 है, इस तरह अप डाउन एरो की से हम एक एक कार्ड को देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या परचेज किया हुआ है। इसलिए हम यहाँ रिपोर्ट भी देख सकते हैं, प्रिंट रिपोर्ट, और इसको एडिट करने के लिए हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये सारे का सारा परचेज मेन सेक्शन में लोड हो जाता है, और इसमें हम एडिट करके सेव कर लेते हैं। इसी तरह परचेज रिटर्न भी है, उसका भी यही तरीक़ाकार है। अगर हम परचेज रिटर्न करना चाहते हैं तो इसी में लिख के परचेज रिटर्न कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और इस परचेज रिटर्न को हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने परचेज रिटर्न किया हुआ है। इसके बाद सेल इनवॉइस है, तो सेल इनवॉइस के लिए पेशेंट
को भी उठा सकते हैं और जनरली कोई किसी भी नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। इसका भी तरीका यही है। सेल इनवॉइस का तरीका भी इसी तरह है जिस तरह हमने परचेज लिया हुआ है। नाम का किसी आइटम के नाम का पहला हर्फ या इस आगे भी कुछ हम एंटर कर सकते हैं और कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम 487 लिखते हैं तो इसमें आगे हम फिर क्वांटिटी लिखते हैं। ये पैक यूनिट पूरी की पूरी क्वांटिटी है और ये यूनिट जो है अगर इसमें लूज़ हम सेल कर रहे होते हैं वो तो ये यहाँ पे हम लिखते हैं। इस तरह नाम से भी हम शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब हम परचेज़ कर रहे होते करते हैं तो फिर यहाँ पे ये रिटेल वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर किसी आइटम को हमने परचेज में नहीं लिया हुआ तो इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लोड नहीं होंगी। वापस जाने के लिए हम इस तरह बैक एरो की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके डिलीशन और एडिटिंग का तरीका भी वही है। इसको डबल क्लिक करते हैं या इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। इसको यहाँ पे ये डिस्काउंट है कि हम अमाउंट में डिस्काउंट देते हैं या परसेंटेज में देते हैं। जैसे ये 100 रुपये हम डिस्काउंट में डालते हैं। यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं कि हमने उनसे कितना लिया हुआ है और रिटर्न हम कितना करेंगे। इसके बाद इसको हम सेव करेंगे और ये प्रिंट का बटन है। यहाँ पे इसके लिए रसीद निकलेगा। रसीद अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है, लेकिन अगर हम इसकी ऑप्शंस में सेटिंग कर दें कि ये स्क्रीन पे शो ना हो, सेल इनवॉइस डायरेक्टली रसीद दे और कितने रसीद दें ये 2 और 3 हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो फिर ये स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा और डायरेक्टली प्रिंट पे 2 रसीदें निकलेंगी। इसी तरह सेल इनवॉइस जो रिटर्न है वो भी इसी तरीके से है जिस तरह हम परचेज़ कर रहे हैं। ये परचेज रिपोर्ट है। रिटर्न और आल सारी चीज़ें इसमें हम क्राइटेरिया बनाते हैं किस डेट से किस डेट तक और किस डेट से किस डेट तक कोई भी क्राइटेरिया बना के इसमें हम रिपोर्ट शो करते हैं और ये सारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें रिपोर्ट बता देता है। ये इसकी सेल रिपोर्ट्स हैं। सेल रिपोर्ट भी इसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे है। इसमें टाइमिंग भी है। ये बारकोड प्रिंटिंग के लिए है। अगर किसी आइटम पे आप बारकोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा को लोड करके किसी भी आइटम का बारकोड बना सकते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग फैसिलिटी है कि अगर आपके पास अगर कोई बारकोड प्रिंटर इंस्टॉल है तो इसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की शक्ल हैं, डिज़ाइंस हैं। वो इस तरह सिंगल, डबल या ट्रिपल कॉलम की रिपोर्टिंग हो सकती है।